हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट को करने वाले हैं और आज की क्लास रहने वाली है हम लोगों की क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो हम लोग करने वाले हैं इशू, फॉरफीचर, री इशू एंड बाईबैक ऑफ शेयर। ये जो क्लास है ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, 2-3 पार्ट में हम लोगों की चली जाएंगी। पार्ट 3 भी हो सकते हैं, पार्ट 4 भी हो सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये बताने का है कि हम लोग इसको ध्यान से और अच्छी तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनः निर्गमन और पुनर्खरीद। पुनर्खरीद को मतलब बोलते हैं बाई बैक शेयर। ठीक है, पुनर्खरीद को बोलते हैं हम लोग बाई बैक शेयर, पुनः निर्गमन को बोलते हैं री इशू, हरण को बोलते हैं फॉरफीचर और निर्गमन को बोलते हैं इशू। तो किसको इशू? शेयर का इशू करने हैं हम लोग, शेयर को पढ़ने वाले हैं। अब शेयर होता क्या है इनको भी हम लोग जानेंगे। शेयर कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोगों को मालूम है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात आती है कि शेयर की बात कब चलती है, किसके द्वारा चलती है, किस लिए इसकी शेयर की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले बात आती है हम लोगों की कि कंपनी की। तो कंपनी में जो होती है वो शेयर की बातें होती हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि जो कोई ना कोई कंपनी का शेयर होता है, रिलायंस का, एयरटेल का, तो चाहे बैंक की हो शेयर, चाहे किसी भी की बात करें हम लोग, शेयर कोई ना कोई कंपनी होती है। और कंपनी क्या होती है उनको हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी की विशेषताएं क्या है और अंश पूंजी मतलब शेयर कैपिटल क्या होती है, तो उनको हम लोग जानने वाले हैं। छोटी सी क्लास है आज हम लोगों की, तो हम लोग इसमें छोटी सी क्लास में हम लोग इन तीनों को अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का लिखा हुआ है टॉपिक वही नाम की इशू, फॉरफीचर, री इशू एंड बाईबैक ऑफ शेयर। ये हम लोगों की पीपीटी रहने वाली है। हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं कि कंपनी का सबसे पहले जानेंगे, कंपनी का अर्थ जानने वाले हैं। कंपनी का जो है वो हम लोग अर्थ जानने वाले हैं। कंपनी का क्या अर्थ होता है इसको हम लोग जानने वाले हैं। कंपनी का अर्थ। अब कंपनी का अर्थ सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी की मीनिंग बात करें हम लोग, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी जो है एक मानव के द्वारा कृत्रिम व्यक्ति होता है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब कि आर्टिफिशियल। देखो, ह्यूमन की जो है, मानव की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है, नेचर के द्वारा, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जो है कंपनी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये जो है ये मानव के द्वारा निर्मित होती है। मतलब कि इसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, मतलब कि ह्यूमन के द्वारा किया गया है। तो इसीलिए इस कंपनी को क्या बोला जाता है कि मानव के द्वारा एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। मतलब व्यक्तियों की जैसी है, व्यक्तियों के तरीके से वर्क करती है, बस सांस नहीं लेती है। कंपनी जो है वो सांस नहीं लेती। जैसे मानव जो होता है वो सांस लेता है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी सांस नहीं लेती है, लेकिन वो और सारे के सारे कार्य उसके व्यक्ति की तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इनको देख लेते हैं कि हम लोग लिखेंगे कैसे। अगर एग्जाम में बात आती है तो हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं। अर्थ में हम लोग आप लोगों को हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसमें बीच बीच में हम इंग्लिश में भी आप लोगों को बता दिया करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि साधारणता। साधारणता कंपनी व्यापारिक नाम के लिए स्थापित अंशधारियों, ये अंशधारी लिखा हुआ है, अंशधारी इसे बोलते हैं अंशधारियों, शेयर होल्डर्स। साधारणता कंपनी व्यापारिक नाम के लिए स्थापित अंशधारियों की ऐच्छिक संस्था है। अंशधारियों की एक ऐच्छिक संस्था है। इसकी जो शेयर कैपिटल होती है वो ट्रांसफरेबल अंशों में विभाजित होती है। इसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है। यह एक अमूर्त, अदृश्य और कृत्रिम व्यक्ति है। मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इनटेंजिबल, अदृश्य मतलब अमूर्त, जिसे छुआ नहीं जाता है। कंपनी को सिर्फ छुआ नहीं जा सकता है, अदृश्य है और एक मानव के द्वारा कृत्रिम व्यक्ति है। आर्टिफिशियल वर्जन की बात करते हैं, जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है, लीगल होता है। कंपनी
न्यायालय में मुकदमा कर सकती है। जैसे मानव जो है, ह्यूमन जो है, वो मुकदमा कर सकता है या फिर मानव के पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से कंपनी न्यायालय में मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है। कि ये नहीं है कि कंपनी अकेला किसी पर मुकदमा करेगी, कंपनी पर भी कोई कर सकता है। अगर मान लो कंपनी कोई प्रोडक्ट गलत बना देती है तो उस पर मुकदमा किया जा सकता है। तो कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है। कंपनी अपने अधिकार में संपत्ति रख सकती है। कंपनी अपने अधिकार में संपत्ति रख सकती है तथा बैंक में खाता खोल सकती है। जैसे मानव के द्वारा अपनी संपत्ति रखता है मानव, ह्यूमन जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो संपत्ति रखता है। ठीक उसी प्रकार से कंपनी भी संपत्ति रख सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है, ऐसे ही मानव खोलता है। कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्य, मतलब कि इसके सदस्य कौन होते हैं, कंपनी के सदस्य कौन होते हैं, अंशधारी मतलब शेयर होल्डर्स से पृथक होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी से पहले क्या था, तो कंपनी से पहले था साझेदारी। अब साझेदारी की बात करें तो पार्टनरशिप थी पहले, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में मान लो ए है और बी है, ठीक है, ये दोनों लोग पार्टनरशिप में हैं। अब मान लो कि बी कहीं चले गए तो अब ए अकेले व्यापार नहीं करेंगे, और अगर ए करेंगे भी तो उसे क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, एकाकी व्यापार बोलेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो व्यापार कर रहा है। अब पार्टनरशिप तो खत्म होगी, तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर के जाने से या ठीक है, एक पार्टनर के जाने से या आने से साझेदारी पर असर पड़ता है। लेकिन कंपनी जब बनती है तो चाहे उसके शेयर होल्डर्स आए चाहे जाएं, कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता है। कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता है। कंपनी अंशधारियों से पृथक होती है, कंपनी अलग होती है, मतलब अलग होती है। कंपनी की अंश पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित रहती है, और इन्हीं अंशों को अंश के खरीदारों को अंशधारी शेयर होल्डर्स कहते हैं। कंपनी के अंशधारी समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे मान लो कि आज मैंने शेयर बेच दिया तो किसी दूसरे ने खरीद लिया होगा, तो अब वो शेयर होल्डर्स बन गया। तो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहती है। ये नहीं है कि मान लो शेयर होल्डर्स बदल गए तो कंपनी अपना काम बंद कर दे, नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, वो कंटिन्यू फॉर्म में चलती रहेगी जब तक उसे भंग ना कर दिया जाए, मतलब कि उसे डिसोल्यूशन ना उसका कर दिया जाए। कंपनी का कार्य एक सर्व मुद्रा, मतलब कंपनी की एक कॉमन सील के माध्यम से संपादित होता है, मतलब कंपनी की एक कॉमन सील होती है। तो इतनी सारी बातों में आप लोगों ने बहुत सी बातें सीखी होंगी, तो उनमें सबसे पहले हम लोग उनको रिवीजन कर लेते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी साधारणतः कंपनी व्यापारिक नाम के लिए स्थापित अंशधारियों की एक ऐच्छिक संस्था है। कंपनी कैसी एक संस्था है, कंपनी एक अंशधारियों की एक ऐच्छिक संस्था है। इसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है, मतलब इसकी जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है, और वो अंश जो होते हैं वो अंश को शेयर बोलते हैं, और शेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी एक अमूर्त, अदृश्य और कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब कंपनी जो होती है वो इंटेंजिबल और आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है, जिसका मतलब कि जिसका जो अस्तित्व होता है वो लीगल होता है। कंपनी न्यायालय में मुकदमा कर सकती है या फिर कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कंपनी अपने अधिकार में संपत्ति रख सकती है और बैंक में खाता खोल सकती है। कंपनी का अस्तित्व इसके अंशधारियों से अलग होता है, मतलब पृथक होता है, अलग होता है। कंपनी की अंश पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है, और इन्हीं हिस्सों को या फिर कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है, और इन्हीं हिस्सों को, छोटे छोटे हिस्सों को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और इन अंशों को जो खरीदता है उन्हें अंशधारी कहते हैं, उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। कंपनी के अंशधारी मतलब शेयर होल्डर्स समय समय पर कैसे होते हैं, चेंज होते रहते हैं। चाहे अंशधारी आज चाहे कोई हो, चाहे दूसरा कोई हो, कंपनी जो है अपनी कंटिन्यू फॉर्म में चलती रहती है। कंपनी कब समाप्त होती है, जब इसे भंग कर दिया जाता है। कंपनी का कार्य एक कॉमन सील के द्वारा किया जाता है या फिर कॉमन सील से संपादित किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने समझ ली होगी और याद भी हो गई होगी। इनमें से बहुत सी बातें आप लोगों को मेरी याद हो गई होगी। तो मेरा मतलब क्या है
मेरा मतलब क्या, आप लोगों को याद करवाने का, ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। एक बार करने के मान लो याद नहीं हुआ, दूसरी बार तो याद होगा, तीसरी बार तो याद होगा। वीडियो आपका है, आप लोग चाहे इतनी बार देखिए। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे, अंश पूंजी को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या क्या हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा मतलब है आप लोगों को रटाना नहीं है, आप लोगों को इतना बताना है कि कंपनी जो होती है वो कैसी होती है, कंपनी कैसे बनती है, इन सब बातों को हम लोगों को अच्छी तरीके से करना है और समझ के जाना है, जिससे आप लोगों को समझोगे तो चाहे कितनी बार याद रहेगा, चाहे कई सालों तक याद रहेगा। अब याद करोगे तो याद तो नहीं रहेगा, आज करोगे कल भूल जाओगे, तो समझ के करो, ठीक है, समझ के। तो चलो हम लोग इन्हीं में से, इनकी विशेषताओं जो मैंने अर्थ आप लोगों को बताया है, उन्हीं में से कुछ विशेषताओं को भी हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात होती है कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। विधान मतलब होता है कि कोई अधिनियम, कंपनी जो होती है वो कोई ना कोई अधिनियम पर काम करती है और कोई ना कोई अधिनियम से बनाई जाती है। तो निर्मित का मतलब होता है कि एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब कोई ना कोई कंपनी कोई ना कोई लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है। कंपनी का निर्माण, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अधीन होने से यह विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति हो जाती है। मतलब कि कोई ना कोई अगर अधिनियम कंपनी के अंदर में कोई ना कोई अधिनियम लग जाएगा, जैसे कंपनी अधिनियम हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, तो कंपनी अधिनियम मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 को हम लोग पढ़ते हैं। तो कंपनी अगर मान लो कोई कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग काम करेगी तो वो कैसी कंपनी बनेगी, विधान द्वारा निर्मित एक वैधानिक कंपनी बन जाएगी, मतलब लीगल कंपनी बन जाएगी। तो विधान द्वारा निर्मित मतलब समझ गए आप लोगों को पहली विशेषता क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दूसरा है हम लोगों का कि स्थायी अस्तित्व। कंपनी का कैसा अस्तित्व है, स्थायी है। मैंने अभी आप लोगों को पार्टनरशिप का एग्जांपल दिया था कि एक पार्टनर के आने से या जाने से क्या होता है कि जो साझेदारी होती है, मान लो कि कोई, जैसे मान लो कि एक साझेदारी है, ए और बी काम करते हैं। अब मान लो कि बी कहीं चला गया या बी की कोई डेथ हो गई, ठीक है, बी की डेथ हो गई, तो अब साझेदारी जो है वो खत्म, मतलब पार्टनरशिप खत्म हो गई। अब जो कंपनी है इसका अस्तित्व कैसा होता है, फिक्स होता है कि कंपनी का जीवन इसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं करता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि किसी अंशधारी के द्वारा अंशों के हस्तांतरण कर देने या मृत्यु या पागल या दिवालिया हो जाने से कंपनी का अस्तित्व प्रभावित नहीं होता है। जैसा कि पार्टनरशिप में आप लोगों ने देखा कि एक पार्टनर के जाने से पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि एक शेयर होल्डर चला गया तो कंपनी खत्म, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कंपनी का जीवन जो है वो उसके अंशधारियों से, मतलब शेयर होल्डर से अलग होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि तीसरी विशेषता है हम लोगों की अलग स्वतंत्र अस्तित्व। अलग स्वतंत्र अस्तित्व, सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी की बात करते हैं कि कंपनी का अस्तित्व उनके सदस्यों से पृथक होता है। यही बात मैंने एक बार फिर से देख लीजिए कि स्थायी में और अलग स्वतंत्र अस्तित्व की बात में एक जैसे ही लगेंगे कि कंपनी का अस्तित्व उसके अंशधारियों से के अस्तित्व से पृथक होता है, मतलब अलग होता है। कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी स्वयं उत्तरदायी होती है, कंपनी स्वयं उत्तरदायी होती है। उसके बाद चौथी जो विशेषता है वो है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व मतलब लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टनरशिप में, पहले पार्टनरशिप हम लोग पढ़ते हैं 11th और 12th में हम लोग जब पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो उसमें एक कहानी थी गार्नर, मरे और विल्किंस की। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो 3 पार्टनर है, कोई ए है, कोई बी है और सी है। अब सी जो पार्टनर है उसके गलत व्यवहार से, गलत काम से, मान लो कि इसने जो है लोन लिया था, सी ने कहीं लोन लिया था, किसी फर्म से लोन लिया होगा, और इसने जो है किसी से जब लोन लिया तो इसने अपनी फर्म के नाम पे लोन लिया। ये तीनों की एक फर्म थी। अब इसने जो लोन लिया वो कोई मतलब फर्म के नाम पे लोन लिया होगा। अब हुआ क्या कि सी ने वो पैसा खर्च कर दिया कहीं दूसरे में। अब जो लोन वाले लोग हैं, जो बैंक के लोग हैं, वो किससे मांगेंगे, फर्म से मांगेंगे। अब वही फर्म से मांगेंगे तो इनकी वजह से
इनकी वजह से ये लोग भी इफेक्टेड होंगे, मतलब कि इनकी वजह से ये लोग भी मान लो बर्बाद हो गए। तो मतलब इनको पता था, इनको क्या पता था कि हम बर्बाद हो जाएंगे? नहीं पता था। तो इनका जो दायित्व की बात होती है, लायबिलिटी की बात होती है पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड की बात करती है। तो ये सबसे बड़ा दोष था पार्टनरशिप में कि उसमें जो लायबिलिटी थी पार्टनरशिप में जो पार्टनरों की लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, कि एक पार्टनर की वजह से दूसरा पार्टनर बर्बाद हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, इसमें सुधार किया, और कंपनी ने क्या किया कि ये जो है लायबिलिटी इसने क्या की कि लिमिटेड लायबिलिटी है। कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? सीमित होती है। कंपनी के सदस्यों का उत्तरदायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य तक सीमित रहता है। मान लो हम लोगों ने 10 का एक शेयर लिया, कंपनी का एक शेयर लिया, तो हमारी लायबिलिटी कितनी है? 10 रुपये। अब मान लो कि कंपनी को हम पहले ही 5 रुपये दे चुके हैं, तो अब हमारी लायबिलिटी कितनी रह गई? तो हमारी लायबिलिटी अब 5 रुपये ही रहेगी, 5 रुपये रहेगी। ठीक है, पहले हम लोगों ने 10, हमें टोटल कितने करने थे? 10, उसमें से हमने 5 पहले कर दिए और 5 बाद में करेंगे जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी के सदस्य अपने अंशों पर अदत्य मतलब आउटस्टैंडिंग राशि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग राशि कितनी है? तो आप कहेंगे कि 5 है, क्योंकि 5 तो दे चुके, तो आउटस्टैंडिंग कितनी है? 5। तो इतने ही तक हम लोग देते हैं, यही हम लोगों की लायबिलिटी है। तो इसकी लायबिलिटी कैसी हुई? इसकी लायबिलिटी हुई लिमिटेड लायबिलिटी हुई, लिमिटेड लायबिलिटी। अब कहीं यहीं पे अगर मान लो कि हम लोगों की बकाया है 5 रुपये और लोगों से ले लिया जाए 50-50 रुपये, कोई पता नहीं कि कितने लिए जाए शेयर होल्डर से, तो ये लायबिलिटी कैसी हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है। तो कंपनी की एक सबसे बढ़िया और विशेषता ये है कि कंपनी जो है, कंपनी के सदस्यों की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और क्या विशेषता है? तो यही विशेषता मैंने आप लोगों को बताई है कि सर्व मुद्रा होती है, कंपनी की एक कॉमन सील होती है। कंपनी की सर्व मुद्रा कंपनी के हस्ताक्षर तथा उसके अस्तित्व का प्रतीक है। सील की बात करते हैं हम लोग कि प्रत्येक कंपनी की एक सील होती है, यह कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति के हस्ताक्षर होती है। आप लोगों ने देखा होगा उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का एड्रेस लिखा होता है। कंपनी अपनी सर्व मुद्रा में व्यापार संचालित करती है, मतलब कि कंपनी जो है अपनी सील के हिसाब से व्यापार को संचालित करती है। और क्या विशेषता होती है? तो 6वीं नंबर विशेषता में लिखा हुआ है कि हस्तांतरण योग्य अंश, मतलब मैंने बताया है कि जो इसके जो अंश होते हैं, जो इसके शेयर होते हैं, वो कैसे होते हैं? ट्रांसफरेबिलिटी वाले होते हैं। कि कंपनी विधान के अंतर्गत, कंपनी विधान के अनुसार सार्वजनिक कंपनी मतलब कि पब्लिक कंपनी जो होती है उसके ही सिर्फ अंश ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी विधान के अनुसार सार्वजनिक कंपनी के प्रत्येक सदस्य को अपने अंश पूंजी के हस्तांतरण का अधिकार है। इससे कंपनी के अस्तित्व या संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कौन सी विशेषता की बात करते हैं? तो 7वीं नंबर की विशेषता है कि लोकतांत्रिक प्रबंध, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या है कि कंपनी का प्रबंध जो होता है वो प्रजातंत्र पर आधारित होता है। प्रजातंत्र पर आधारित क्यों होता है? क्योंकि जब हम पैसा पब्लिक से मांगेंगे तो प्रजातंत्र पर तो आधारित होगा ही। कंपनी के सदस्य अपने बोर्ड से संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल करते हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है? संचालक मंडल। और संचालक मंडल की नियुक्ति कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं। तो कैसे करते हैं? वोट के द्वारा अपने करते हैं। और 8वीं विशेषता क्या है? तो 8वीं विशेषता है कि कंपनी एक नागरिक नहीं है। कंपनी जो होता है कि कंपनी एक सिटीजन नहीं है, कि एक कंपनी इज नॉट ए सिटीजन। कंपनी किसी देश या विदेश के नागरिकों का समूह होती है। इसकी देश या विदेशी राष्ट्रीयता होती है, इसकी देशी भी राष्ट्रीयता हो सकती है और विदेशी भी, पर यह नागरिक नहीं है। इसे आम चुनाव में कोई मताधिकार नहीं होता है, मतलब इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, कंपनी एक नागरिक नहीं है, इस बात को याद रखिए। ये विशेषताएं हैं, इनको हम लोगों को याद करना है कि कंपनी की एक सर्वमुद्रा होती है, कंपनी की एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी के सदस्यों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी लोकतांत्रिक प्रबंध होता है, कंपनी एक नागरिक नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी याद करना है, जिस प्रकार से हम लोगों को ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट में लिखे हुए है कि 9 नंबर विशेषता में लिखी हुई है कि सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 7, और अधिकतम संख्या अंशों की संख्या के आधार पर होती है। और निजी कंपनी की स्थिति में न्यूनतम संख्या जो होती है वो 2 होती है और अधिकतम संख्या कितनी होती है? 200। अगर इससे ऊपर होती है तो कैसी कंपनी मानी जाती है? इल्लीगल कंपनी मानी जाएगी, ये कंपनी अधिनियम ने कहा है। और 10वीं नंबर की विशेषता जो है वो है कंपनी की समाप्ति, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अनुसार होने के कारण इसका समापन भी कंपनी अधिनियम के अनुसार ही होता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार भी होता है। हम लोग जब पढ़ेंगे कंपनी का समापन भी हम लोगों का एक चैप्टर रहने वाला है, तो उसको भी हम लोग करने वाले हैं। अब सोचो आप लोग कि पहले कंपनी ना पढ़ाते, पहले कंपनी का समापन पढ़ाते, तो ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कंपनी पढ़ाई, और उसके बाद कंपनी के विशेषताएं पढ़ाई, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी की पूंजी। कंपनी की पूंजी मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है। तो कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है, तो उन्हीं को बोलते हैं अंश पूंजी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंश पूंजी, जिसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो आज का हम लोगों का ये आखिरी टॉपिक है, इसको हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी के प्रकार पढ़ने वाले हैं, और अंश पूंजी के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ने वाले हैं, और टाइप ऑफ कंपनी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है कि कंपनी, देखो चाहे कोई हो, प्रत्येक व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, क्योंकि पैसे के लिए काम करने के लिए उसकी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब पैसे की ज़रूरत होती है तो व्यक्ति काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोगों को शरीर में किसकी ज़रूरत होती है, हम लोगों को खून की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार हम लोगों के शरीर में खून होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से कोई कंपनी, कोई व्यवसाय में अगर हम लोगों का वित्त मतलब पैसा नहीं है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका। तो कंपनी अपने सामान्य उद्देश्य मतलब अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट को प्राप्ति मतलब सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति तथा व्यापार के संचालन हेतु पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। चाहे कोई हो, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, उसमें कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक व्यापार एवं उद्योग का जीवन रक्त पूंजी है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है, मान लो कि हमें 5 लाख, कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए। अब 5 लाख रुपए जब किसी से मांगेगी तो कोई नहीं देगा, लेकिन कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करेगी। तो वो ऐसे हिस्से रखेगी कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे नॉर्मल व्यक्ति भी हो, वो शेयर खरीद ले। तो कंपनी जो शेयर की कीमत रखती है वो छोटी रखती है, 1000-15,000 नहीं रखती है, छोटी सी रखती है, 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये या फिर 20 रुपये, 100 रुपये, इस प्रकार से रखती है। तो कंपनी ने अपनी पूंजी को किस प्रकार से बांटा, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। तो वो छोटे छोटे हिस्से कितने हैं, उसने 10-10 के हिस्से कर लिए। तो अब मान लो कि कितने हिस्से हो गए, तो आप लोग कहेंगे कि कंपनी के जो हिस्से हैं वो 50,000 हो गए। अब इन्हीं हिस्सों को क्या बोलते हैं, इन्हीं हिस्सों को बोलते हैं शेयर। अब शेयर जो खरीदेगा उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं शेयर होल्डर बोलते हैं। अब शेयर होल्डर आएगा तो वो कितने रुपए देगा, 10 रुपये। अब जितने शेयर लिए, अब मान लो कि एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर लिए, तो वो कितने का भुगतान करेगा, 1000 का। तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा कंपनी के पास। और कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी अपना पैसा कहाँ रखेगी, तो कंपनी अपना पैसा कहाँ रखेगी, शेयर कैपिटल में रख लेगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके कंपनी के पास पैसा कलेक्ट होता जाएगा और कंपनी जो है अपना व्यापार चालू कर देगी। तो कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो उस अंश पूंजी, उस शेयर कैपिटल कहते हैं। तो जो अंश पूंजी होती है उसे क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल कैसी है, शेयर के द्वारा प्राप्त होती है, तो उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं।
अंश पूंजी कंपनी की कुल पूंजी का वह भाग है, कुल पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी समय समय पर अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करती है। प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अंश पूंजी का उल्लेख रहता है। अब मैं आप लोगों को और भी चीजें कराऊंगा कि कंपनी के डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, कि बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी क्या क्या होते हैं, उसमें पार्षद सीमा नियम पर चर्चा करेंगे, प्री विवरण पर चर्चा करेंगे। पार्षद सीमा नियम को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, AOA और बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। तो इन पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रकार से 5 नंबर 6 नंबर में पूछे जाते हैं। संक्षेप में अंश पूंजी से आशय कंपनी की स्वीकृत पूंजी से है। अंश पूंजी से आशय कंपनी की स्वीकृत पूंजी से है। मान लो कंपनी ने इशू किया पब्लिक को और पब्लिक ने उन शेयरों को ले लिया। अब ले लिया तो मतलब स्वीकृत कर लिया, स्वीकृत मतलब एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद पैसा उन्होंने कंपनी के खाते में डाल दिया कि भाई हम इतने शेयर लेंगे। कंपनी को जब खाता में पैसा डालेंगे तो कंपनी के पास पैसा इकट्ठा होगा, और कंपनी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि कहाँ, शेयर कैपिटल में करेगी, और शेयर कैपिटल में करने के बाद कंपनी अपना व्यापार स्टार्ट कर देगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शेयर कैपिटल को जाना, कंपनी की विशेषताओं को जाना और कंपनी के अर्थ को जाना। तो अगर आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। SP एजुकेशन आप लोगों को पूरी कॉर्पोरेट अकाउंट, पूरी थ्योरी की क्लास आप लोगों को यहीं पर मिलने वाली है। ये कॉर्पोरेट के अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों की झारखंड PGT में आप लोगों की काम आने वाली है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की बात करें, अमल कमीशन की बात करें, कंपनी की बात करें, या फिर चाहे किसी भी बात करें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें, वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात करें, तो ये सारे के सारे पोर्शन इसी में है, कॉर्पोरेट अकाउंट में है आप लोगों के। तो मैं आप लोगों को थ्योरी की पूरी क्लास करा दूंगा आप लोगों को। इस प्रकार से आप लोग बेफिक्र रहिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।